5 या 10 साल में ऐसा हो सकता है कि यूट्यूब मौजूद ही ना रहे और ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी ना रहें। कुछ गलत डिसीजंस की वजह से यूट्यूब जल्द ही नया माई स्पेस बन सकता है और ऐसा लग रहा है कि टिकटॉक और इंस्टाग्राम उसकी जगह ले रहे हैं। यूट्यूब को 17 साल लगे 2.1 बिलियन एक्टिव मंथली यूजर्स तक पहुंचने के लिए, वहीं टिकटॉक ने सिर्फ 2 साल में 1 बिलियन यूजर्स क्रॉस कर लिए और उसकी ग्रोथ रुकने का नाम नहीं ले रही। इसलिए बड़े बड़े यूट्यूबर्स और क्रिएटर्स अपना कंटेंट टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे शिफ्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स भी इसी ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि रीसेंट स्टडीज़ बताती है कि जेनजीज अब यूट्यूब के कंपैरिजन में इंस्टाग्राम और टिकटॉक के साथ ज़्यादा कनेक्टेड है। और वहीं कुछ लोग जैसे मिस्टर बीस्ट यूट्यूब की ग्रोथ को लेकर कॉन्फिडेंट है क्योंकि यूट्यूब हर एंड्रॉयड फ़ोन में प्री इंस्टॉल्ड आता है और यूट्यूब की अर्निंग्स भी स्ट्रॉन्ग है। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 साल में ऐसा हो सकता है। यूट्यूब जल्द ही वीडियो कंटेंट पर अपनी मोनोपोली खो सकता है। तो यूट्यूब की गिरावट की वजह क्या थी और टिकटॉक और इंस्टाग्राम ने कैसे यूट्यूब जैसे दिग्गज को मात दे दी और क्या 2025 में हमें यूट्यूब चालू करना चाहिए? ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के एंड तक ज़रूर मिल जाएंगे, तो इसलिए बने रहिएगा। असल में ये सब खास बिजनेस डिसीजंस की वजह से हुआ है जिन्होंने धीरे धीरे यूट्यूब की क्रिएटिविटी को ख़त्म किया। और अजीब बात यह है कि ये सब पेपाल के टाइम से शुरू हुआ था। उस वक्त पेपाल रिवॉल्यूशनरी था। बिना बैंक ट्रांसफ़र की झंझट के हर कोई आसानी से सामान खरीद और बेच सकता था। पैसे भेजना तेज़ और आसान हो गया था। लेकिन पेपाल के कर्मचारी शैड हर्ली, स्टीव शेन और जावेद करीम जानते थे कि इंटरनेट में और भी बहुत कुछ मुमकिन है। उन्होंने अपना खुद का इंटरनेट प्रोजेक्ट बनाया। तो उनका पहला आइडिया था एक साइट बनाना जिसका नाम था ट्यून इन, एक डेट साइट जहां लोग अपना वीडियो अपलोड करके डेट ढूंढ सके। लेकिन सिलिकॉन वैली की हिस्ट्री, पहला आइडिया फेल हो गया और ट्यून इन छोड़ दिया गया। पेपाल के कर्मचारी इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उन्हें बस सही आइडिया ढूंढना था। वो अनटच्ड डिमांड कहाँ थी जो लोग चाहते थे। इसी बात पर चर्चा करते करते जावेद ने जैनेट जैक्सन के निपलगेट कैंडल के जिक्र किया। वो 2004 का कंट्रोवर्शियल पल जब सुपर बोल परफॉर्मेंस के दौरान एक एक्सीडेंटल वार्डरोब माल फंक्शन हुआ था। जावेद बताते थे कि उस घटना का कोई फुटेज ढूंढना कितना मुश्किल था। उस हिस्टोरिक मोमेंट को वापस देखना लगभग नामुमकिन था। और उसी दिन उन्हें बड़ी सफलता मिल गई। एक ऐसा मार्केट जिसकी क्षमता अनछुई थी और जिसमें कोई कंपटीशन नहीं था। तो पेपाल के एम्प्लॉयज़ पिछले बिजनेस ट्यून इन का इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करने लगे। 14 फरवरी 2005 को एक साइट बनाई जिसे यूट्यूब कहा गया। वो लोग दिन रात पहले यूट्यूब ऑफिस में काम करते थे। एक चूहे से भरा कमरा था जो पिज़्ज़ा शॉप के ऊपर था। रात को वो अपने दोस्तों के अपार्टमेंट्स में सोते थे, अपने रिश्ते, पर्सनल लाइफ और पैसों की कुर्बानी देते हुए, बस इस उम्मीद में कि कुछ बड़ा बदलाव ला सके। और खुशनसीबी से उनकी सेक्रीफाइस जल्द ही रंग लाने वाली थी। यूट्यूब का सिंपल यूज़र इंटरफेस और पावरफुल वेब डिज़ाइन ने साइट को सुपरहिट बना दिया। मार्केट ने इसे खूब पसंद किया और यूट्यूब जल्द ही इंटरनेट पर छा गया। दूसरे किसी भी वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म से कहीं मील आगे यूट्यूब तेजी से बढ़ने लगा। लेकिन अभी भी काफ़ी प्रॉब्लम्स थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी पैसे की कमी। फाउंडर्स ने खुद डेट में जाकर बढ़ती हुई बैंडविड्थ और सर्वर का खर्च उठाया। यूट्यूब के यूजर बेस लगातार बढ़ते गए और हर हफ्ते व्यूज दुगने होते गए। लेकिन यूट्यूब की सक्सेस की स्ट्रेटेजी पूरी फाउंडर्स के पर्सनल फंड पर टिकी थी। अगर इन्वेस्टर्स समय पर ज्वाइन नहीं हुए तो पूरी साइट क्रैश हो सकती थी। ये बेहद रिस्की टाइम था। लेकिन इस जबरदस्त ग्रोथ के बावजूद यूट्यूब इन्वेस्टर्स को इम्प्रेस नहीं कर पा रहे थे।
क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर अक्सर यूट्यूब को सिर्फ एक हॉबी प्रोजेक्ट समझते थे, रियल बिजनेस नहीं। तो यूट्यूब के फाउंडर्स ने अपने पुराने पेपाल कलीग्स से हेल्प मांगी जो वेंचर कैपिटल फर्म चलाते थे, और काफ़ी प्रेशर डालने के बाद आखिरकार फाउंडर्स सक्सेसफुल हुए। 3.5 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट मिली और पैसों की प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। साइट लगातार बढ़ती गई और यूट्यूब ने अपने सर्विस को बेहतर बनाया। उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया कि जिससे यूट्यूब वीडियो को दूसरी वेबसाइट्स में भी आसानी से एम्बेड किया जा सके। ये 2005 में बहुत बड़ा कदम था क्योंकि उस वक्त माईस्पेस सबसे पॉपुलर सोशल मीडिया था। लोग जल्दी से अपनी फेवरेट वीडियोस अपने माईस्पेस पेज पर अपलोड करने लगे, जिससे यूट्यूब को बहुत एक्सपोजर मिला। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलैरिटी बढ़ी, हर दिन ज़्यादा वीडियोस अपलोड होने लगे और कॉपीराइटेड कंटेंट को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। इसका रिजल्ट कई कोर्ट केसेस के रूप में सामने आया। यूट्यूब के पहले वायरल वीडियो लेजी संडे को कॉपीराइट वायलेशन के कारण रिमूव कर दिया गया। यूट्यूब ने कॉपीराइट होल्डर्स जैसे यूनिवर्सल और वायकॉम के साथ डील करने की कोशिश की, लेकिन प्रेशर लगातार बढ़ता गया। फिर 2006 में ये प्रॉब्लम इनटॉलरेबल हो गई। फाउंडर्स के सामने बड़ा डिसीजन था, क्या ये यूट्यूब को दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट बनाएंगे या पैसे निकाल लेंगे। कॉपीराइट की प्रॉब्लम्स दिन बर दिन बढ़ती जा रही थी। वो उस स्टेज पर पहुंच चुके थे जहां ना प्रॉफिट्स कमा सकते थे और ना ही कोर्ट केसेस संभाल पाते थे। उन्होंने सोचा कि अब टाइम है एक्विजिशन प्रोसेस शुरू करने का। अब एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर से मिलना ज़रूरी है, सुजैन वॉन्चकी। सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन। सुजैन 1999 में गूगल की पहली एम्प्लॉय में से एक थी। उनका फोकस एडवर्टाइजिंग पर था और वो गूगल एड्स की मास्टरमाइंड थी और बाद में एडसेंस की, जो सभी ऑनलाइन क्रिएटर्स की जान बन गया। लेकिन शायद उसने जो सबसे ज़बरदस्त काम किया वो था 2006 में गूगल के फाउंडर्स को यूट्यूब खरीदने के लिए मनाना। इनकी वजह से गूगल ने 1.6 बिलियन डॉलर्स में यूट्यूब को एक्वायर कर लिया। यूट्यूब के फाउंडर्स मल्टी मिलियनियर बन गए, लेकिन ये सब शुरुआत थी। यूट्यूब को टीवी से कहीं ज़्यादा वैल्यू मिली। 2007 तक यूट्यूब ने उतना बैंडविड्थ यूज़ कर लिया था जितना पूरा इंटरनेट 2000 में करता था। मई 2010 तक यूट्यूब हर दिन 2 बिलियन से ज़्यादा वीडियो सर्व कर रहा था। मई 2010 में यूट्यूब अमेरिका का सबसे पॉपुलर ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म था, लगभग 43% मार्केट शेयर के साथ, और 14 बिलियन से ज़्यादा वीडियोस देखे जा चुके थे। यूट्यूब की ग्रोथ ने क्रिएटिविटी की नई लहर ला दी थी और इंटरनेट की हिस्ट्री में एक रिवॉल्यूशनरी दौर शुरू हो गया। ये इंटरनेट का गोल्डन एज था जहां सबसे क्रिएटिव एंटरटेनर्स को ऐसे वीडियोस बनाने के लिए एनकरेज किया जाता था जो आपको कहीं नहीं मिलते। यूट्यूब ज़ोरदार धमाके की तरह फैल रहा था, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम थी, यूट्यूब अभी भी प्रॉफिट्स नहीं कमा रहा था। कंपनीज यूट्यूब पर अपने एड्स चलाने में दिलचस्पी नहीं ले रही थी। अगर यूट्यूब जल्दी पैसे नहीं कमाता तो क्रिएटर्स को पेमेंट नहीं मिल पाएगी और वो प्लेटफॉर्म छोड़ देंगे। इसलिए गूगल को किसी ऐसी पर्सनालिटी की ज़रूरत थी जो यूट्यूब को एडवर्टाइजर्स के लिए अट्रैक्टिव बना सके, चाहे जो भी कीमत हो, आम यूज़र्स या कंटेंट क्रिएटर के लिए। और सच कहूँ तो सुजैन की पिछली परफॉर्मेंस को देखते हुए वो इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। मेरा मतलब है वो ही थी जिन्होंने गूगल और यूट्यूब के रिश्ते की शुरुआत की। बहुत हद तक ये सच है कि अगर सुजैन नहीं होती तो गूगल शायद यूट्यूब को कभी नहीं खरीदता। मैंने पहले बताया था कि उन्होंने गूगल के लिए एडवर्टाइजिंग पर काम किया और सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने एडसेंस बनाया, जो पार्टनर प्रोग्राम के पीछे की कमाई का ज़रिया है जो यूट्यूबर्स को पैसे देता है। एडसेंस के बिना तुम्हारे फेवरेट यूट्यूबर्स में से कोई भी एग्जिस्ट नहीं होता, यूट्यूब ही नहीं होता। एडसेंस की वजह से ही बड़ी न्यू मीडिया कंपनीज जैसे वाइज, वॉक्स, बसफीड सडनली सामने आए। इसने दुनिया भर की टैलेंटेड लोगों को अपनी क्रिएटिविटी और पैशन को आगे बढ़ाने के लिए इंस्पायर किया
और पैसे कमाने का चांस दिया। साल 2013 तक यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के 1 बिलियन से ज़्यादा मेंबर्स हो गए थे, पिछले साल से 30 गुना ज़्यादा। लेकिन यूट्यूब इस ग्रोथ को मेंटेन नहीं रख पाया क्योंकि प्लेटफॉर्म पर क्रिएटर्स के नंबर्स बहुत बढ़ रहे थे। असली प्रॉब्लम ये थी कि एडवर्टाइजर्स यूट्यूब पर एड्स डालना पसंद ही नहीं करते थे क्योंकि यूट्यूब का एड सिस्टम ट्रू व्यू खराब था। स्किप बटन, एनालिटिक रिपोर्ट्स, ये सब फीचर्स अनटेस्टेड और कॉम्प्लिकेटेड थे। ये ज़्यादा एक्यूरेट नहीं थे और एडवर्टाइजर्स के लिए सेटिस्फाइंग नहीं थे। इसलिए गूगल को एक बड़ा डिसीजन लेना पड़ा जिसने यूट्यूब के फ्यूचर पर गहरा इम्पैक्ट डाला। गूगल ने क्लियरली एडवर्टाइजर्स की इंपॉर्टेंस को समझा, इसलिए सुजैन परफेक्ट सीईओ साबित हुई क्योंकि उनके अंडर ट्रू व्यू इम्प्रूव हुआ और यूट्यूब ने तेज़ी से अपनी एड रेवेन्यू बढ़ाई। यूट्यूब टीवी नेटवर्क से कहीं ज़्यादा व्यूअरशिप हासिल कर रहा था और बड़े बजट वाले एडवर्टाइजर्स का सपोर्ट भी मिल रहा था। यूट्यूब को ज़बरदस्त रेवेन्यू मिल रहा था और व्यूअरशिप भी खूब बढ़ रही थी। यह शानदार बिजनेस मूव थी और बाहर से सब ठीक लग रहा था, लेकिन हर डिसीजन की अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस भी आते हैं। यूट्यूब पर कुछ भी अपलोड हो सकता था, कमेंट्री वीडियोस, बाल वाले केक खाने वाले वीडियोस, एक्सट्रीम आइडियोलॉजी, फ्लैट अर्थ वीडियोस, कुछ भी, क्योंकि यूट्यूब का असली गोल था कि हर किसी को अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका देना। मगर एडवर्टाइजर्स को डाउट होने लगा कि उनकी एड्स सही जगह पर लग रही है या नहीं। उनके एड्स इन एक्सट्रीम आइडियोलॉजी और ऐसे कई वीडियोस में आने लगे थे। पेप्सी, BMW, एप्पल जैसे बड़े एडवर्टाइजर्स तेज़ी से पीछे हटने लगे। यूट्यूब ने इन एडवर्टाइजर्स को रिटेन करने के लिए स्ट्रिक्ट सेंसरशिप रूल्स लागू किए, जिससे वीडियोस की अर्निंग्स पर रेस्ट्रिक्शंस आने लगे। सच कहूँ तो ये इतना ज़्यादा हो गया था कि यूट्यूब की पॉलिसी टीम जो तय करती थी क्या सही है क्या गलत है, बिल्कुल अनटचेबल हो गई। ना क्रिएटर्स उनसे संपर्क कर पाए, ना यूट्यूब के स्टाफ्स, ताकि नेगेटिव फीडबैक्स कम से कम हो। इससे सेंसरशिप एकदम मिस्टीरियस बन गई। आपको पता ही नहीं चलता था कि आपका जो वीडियो है वो हटेगा या नहीं। ये सब उस मिस्टीरियस पॉलिसी टीम के ऊपर था और इससे क्रिएटर्स पर प्रेशर आ गया कि कंप्लीटली क्लीन कंटेंट डाले। इस होप में यूट्यूब की पॉलिसी टीम उनके कंटेंट को डीमोनेटाइज या सेंसर ना करे। फिर फरवरी 2017 में टाइम्स ऑफ लंदन ने रिपोर्ट किया कि यूट्यूब उन वीडियोस पर एड्स दे रहा था जो हेट स्पीच प्रमोट करते थे। हालांकि ये क्लेम्स डाउटफुल थे क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया को यूट्यूब से थ्रेट लग रहा था, पर यूट्यूब फिर भी प्रेशर के आगे झुक गया क्योंकि अगले महीने बड़े बड़े एडवर्टाइजर्स जैसे AT&T, वेरिजॉन और पेप्सी ने थ्रेटन किया कि अगर उनके एड्स कंट्रोवर्शियल कंटेंट के साथ दिखे तो वो यूट्यूब से अपने एडवर्टाइजमेंट्स हटा लेंगे। इसलिए सुजैन वॉचिकी को स्ट्रिक्ट एक्शन देना पड़ा। उन्होंने एडवर्टाइजर्स के साथ मिलकर इंश्योर किया कि सारे एड्स सिर्फ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंटेंट और क्रिएटर के साथ ही दिखे। ये सुजैन के लिए शायद एकमात्र ऑप्शन था, लेकिन ऐसा करने से यूट्यूब के सेंसर्स पूरी तरह क्रिएटर और ऑडियंस से डिस्कनेक्ट हो गए। धीरे धीरे वो सब कुछ ख़त्म होने लगा जो यूट्यूब को स्पेशल बनाता था। लेकिन उस वक्त यूट्यूब का कोई रियल कंपटीशन नहीं था। यूट्यूब के पास वीडियोस कंटेंट का मोनोपोली थी, वो अनबीटेबल था, इसलिए वो जो चाहे कर सकता था और हर क्रिएटर्स को उनकी बात माननी पड़ती थी। यूट्यूब वीडियो सेंसरिंग और डीमोनेटाइजिंग में बहुत स्ट्रिक्ट हो गया। इस पीरियड को बाद में पहली एपोकलिप्स के नाम से जाना गया। कई वीडियोस हटाए गए और जिन चैनल्स ने उन्हें अपलोड किया था उन्हें कम्युनिटी स्ट्राइक दी गई, और जब 3 कम्युनिटी स्ट्राइक्स दी जाएगी तो ये लाखों यूट्यूबर्स करियर का अंत होगा, वो भी सिर्फ एडवर्टाइजिंग के नाम पर। लेकिन जो बात इसे और भी ख़राब बनाती थी वो यूट्यूब का बड़ा डबल स्टैंडर्ड था, क्योंकि अगर आप यूट्यूब की एलाइट में होते तो इन रूल्स को पूरी तरह इग्नोर करो और प्रमोशन पाओ। जैसे ये मशहूर जापानीज इंसिडेंट में हुआ था लोगन पॉल के साथ, वो घटना जिसके बारे में मैं यूट्यूब पर आपके साथ बात नहीं कर सकता। लोगन ने वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया जहां वो पूरे वीडियोस में हंसता रहा और ये 6 मिलियन व्यूज़ तक पहुंच गया। फिर उसने इसे हटा दिया। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वीडियोस को हटाया लोगन पॉल ने, यूट्यूब ने नहीं, जबकि ये वीडियो यूट्यूब की पॉलिसी गाइडलाइन पूरी तरह तोड़ता था। यूट्यूब ने एक्चुअली वीडियो को ट्रेंडिंग पेज पर फीचर किया, मोनेटाइज और प्रमोट किया। ऐसे कई एग्जाम्पल है, म्यूजिक वीडियोज, रैपर के कंटेंट या लिल नैक्स एक्स का सैटन पर ट्वर्किंग करते हुए वीडियो।
ये सारे वीडियोस मोनेटाइज्ड और यूट्यूब पर एक्टिवली प्रमोट किए जाते हैं। साथ ही कार्डी बी, निकी मिनाज जैसे आर्टिस्ट की सारी प्रोएक्टिव कंटेंट भी असल में लगभग सारे पॉलिटिक्स कंटेंट टॉपिक्स पर मनमाने तरीके से मोनेटाइजेशन बंद कर दी जाती थी, स्ट्राइक लगाई जाती थी और चुप करा दिया जाता था जब तक आप कोई इंडिपेंडेंट क्रिएटर ना हो, क्योंकि पॉलिटिकल ओपिनियंस के लिए चुप कराए जाने या मोनेटाइजेशन बंद होने से बचने का एक ही तरीका है कि आपकी पॉलिटिकल ओपिनियन सही हो और आपके पीछे सही कॉर्पोरेट सपोर्ट हो। अगर मैं या कोई और इंडिपेंडेंट यूट्यूबर कुछ बोले तो मेरे चैनल पर कंट्रोवर्शियल न्यूज़ इवेंट डालने से चैनल पर स्ट्राइक लगने का खतरा हमेशा रहता है, जिससे मेरा पूरा चैनल डिलीट भी हो सकता है। मुझे पता है ये सारे क्रिएटर्स फेस कर रहे हैं। वैसे अगर तुम लेट नाइट जिमी में से हो तो तुम्हारे लिए किसी भी बात पर खुलकर बोलने का फ्री पास, या फिर अगर तुम मेन स्ट्रीम मीडिया से हो तो तुम्हें हमेशा खास ट्रीटमेंट मिलेगा। यूट्यूब हमेशा तुम्हें आर्टिफिशियली प्रमोट करता रहेगा और ये सिर्फ पॉलिटिकल वीडियोस वालों के साथ नहीं हो रहा है, बल्कि पूरे प्लेटफॉर्म के सभी क्रिएटर्स के साथ हो रहा है। कुछ साल पहले प्यूडीपाई को बिना किसी साफ वजह से यूट्यूब ने शैडो बैन कर दिया था। फिल्दी फ्रैंक के सबसे वायरल वीडियो भी हटा दिए गए क्योंकि उन्होंने यूट्यूब की कंटेंट गाइडलाइंस को पालन नहीं किया था, जबकि उस वक्त वो गाइडलाइंस के अनुसार ही थे। 2020 में वो टेरिमनती का वायरल वीडियो टिकटॉक के ऊपर वो भी हटा दिया गया और उसके बाद हम सब ने देखा कि क्या हुआ, कुछ भी नहीं। और तो और ऑस्ट्रेलिया का मेन स्ट्रीम कंजर्वेटिव न्यूज़ नेटवर्क स्काई न्यूज़ ऑस्ट्रेलिया भी एक हफ्ते से ज़्यादा बैन हो गया था क्योंकि उन्होंने वायरस पर अनवेरीफाइड थ्योरीज दिखाई थी। किया जाता प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को भी यूट्यूब से बैन किया गया था और इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर जैसे रे विलियम जॉनसन के सारे वीडियोस पे डीमोनेटाइज कर दिए गए। और ये बात यही ख़त्म नहीं होती और यूट्यूब के कंटेंट गाइडलाइंस 2020 से हर 3 महीने में बदलती रहती है और हर बार ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती जा रही है। इसी वजह से वो कंटेंट जो कुछ साल पहले एक्सेप्टेबल थे आज अचानक रिमूव या डीमोनेटाइज कर दिए जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि एल्गोरिदम का एक छोटा सा पार्ट बदल गया है। ऐसा करके यूट्यूब अपनी कोर स्ट्रक्चर में एक बड़ा चेंज कर रहा है। फिलिप के डिक के वर्ड्स में, अगर आप वर्ड्स के मीनिंग को कंट्रोल कर सकते हो तो आप उन लोगों को भी कंट्रोल कर सकते हो जो उन वर्ड्स को यूज करते हैं। यूट्यूब ने उस फ्री स्पीच के आइडियल के अगेंस्ट जाना शुरू कर दिया जो वो हासिल करने वाला था और उसे करते हुए यूट्यूब ने मार्केट में एक बड़ा गैप क्रिएट कर दिया था जो जल्द ही एक रैंडम लिप सिंकिंग साइट टिकटॉक से फिल हो गया। अब ये कहना शायद थोड़ा जल्दी लगे, यूट्यूब भी वही रास्ता पकड़ रहा है जो माइस्पेस ने लिया था और जिन रीजन से माइस्पेस गिरा था वही फोर्सेस आज यूट्यूब के अगेंस्ट काम कर रही है। 2009 में फेसबुक ने माइस्पेस को ओवरटेक कर लिया और मार्केट पर कब्जा कर लिया। आमतौर पर कहा जाता है कि माइस्पेस की पॉपुलैरिटी की गिरावट कॉर्पोरेट इंटरेस्ट और साइट के आउटडेटेड बिजनेस मॉडल की वजह से आई। 2006 में गूगल ने माइस्पेस के साथ $900 मिलियन का एडवर्टाइजिंग डील किया था। जब माइस्पेस पर अचानक से एड्स की फ्लड हो गई और यूजर्स इंटरफेस भी पहले से खराब थी तो वो जल्द ही एक आउटडेटेड अगली साइट बन गई। फेसबुक एक बेटर ऑप्शन बन गया, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इंटरफेस तक लिमिटेड नहीं थी। एड्स इतने ज्यादा हो गए थे कि साइट के फंक्शंस में दिक्कत देने लगे। माइस्पेस अब यूजर्स की जगह एडवर्टाइजर्स के एक्सपीरियंस पर फोकस दे रहा था और ये डराने वाली बात है कि इसमें कई सिमिलरिटीज है माइस्पेस और यूट्यूब के बीच। माइस्पेस के गिरने की एक बड़ी रीजन ये था कि वो अपने कंपटीशन के वक्त छोटे बच्चों को कैप्चर नहीं कर पाया। फेसबुक की ताकत ये थी कि वो माइस्पेस से ज्यादा यंग लोगों को अट्रैक्ट कर पाया। टिकटॉक भी ऐसा ही है, उसके ऑडियंस यूट्यूब के ओल्डर यूजर्स के कंपैरिजन में काफी छोटे हैं और एज डेमोग्राफिक्स की प्रॉब्लम भी पहली नज़र में जितनी छोटी लग रही है असल में वो उससे कहीं ज़्यादा डेंजरस है। यूट्यूब की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी कि वो नए और यंग टैलेंट को चांस देने वाला प्लेटफॉर्म था और यूट्यूब के गोल्डन एज में कंटेंट क्रिएटर्स के बीच क्रिएटिविटी, एक्साइटमेंट और वायरलिटी के एनवायरनमेंट था। कोई भी बस एक वायरल वीडियो से एक बड़ा नाम बना सकता था, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। ज़्यादातर नए इंटरनेट स्टार्स टिकटॉक और इंस्टाग्राम से आ रहे हैं, यूट्यूब से नहीं। यूट्यूब ने खुद अपनी किस्मत खराब की है नए क्रिएटर्स की मोनेटाइजेशन बैन करके, जिससे टिकटॉक और इंस्टाग्राम को बेनिफिट मिला। ये सारे फैक्टर्स ने
माइस्पेस के एंड और फेसबुक की राइज में हेल्प किया, वैसे ही टिकटॉक और इंस्टाग्राम यूट्यूब को ओवरटेक करने वाले हैं और ये प्रोसेस पहले ही स्टार्ट हो चुकी है। यूट्यूब को 17 साल लगे 2.1 बिलियन एक्टिव मंथली यूजर्स तक पहुंचने में, लेकिन टिकटॉक ने ये सिर्फ 2 साल में 1 बिलियन से ज़्यादा यूजर्स जुटा लिए और रुकने का कोई सिग्नल नहीं दिखा रहा। इनिशियली लग रहा था कि ये साइट्स एक दूसरे से कम्पीट कर रही है। टिकटॉक तो शॉर्ट वीडियोस के लिए फेमस है और यूट्यूब लंबे कंटेंट के लिए, लेकिन ये दोनों तरफ से बदल रहा है। यूट्यूब अब ज़्यादा फोकस यूट्यूब शॉर्ट्स पर दे रहा है। टिकटॉक अपनी पूरी मैक्सिमम वीडियोस लेंथ बढ़ाकर 10 मिनट्स करने की ट्राई कर रहा है, एंड सेम इंस्टाग्राम भी। और ये दोनों कंपनीज डायरेक्टली कम्पीट कर रही है यूट्यूब को, क्योंकि यूजर्स यूजुअली एक ही प्लेटफॉर्म पर टिके रहते हैं। टिकटॉक और इंस्टाग्राम के तेजी से बढ़ते यूजर बेस, यंग ऑडियंस को देखते हुए ऐसा लगता है कि फाइट आसान नहीं है। टिकटॉक और इंस्टाग्राम का लॉन्ग वीडियोस की तरफ मूव यूट्यूब के लिए और भी चैलेंजेस लेके आएंगे, स्पेशली क्योंकि यूट्यूब हमेशा से म्यूजिक वीडियोस का किंग रहा है। अगर आप एक आर्टिस्ट हो को चाहिए था कि आपका म्यूजिक वीडियो ऑनलाइन अटेंशन कैप्चर करे, तो उसे यूट्यूब पर होना ज़रूरी था। म्यूजिक वीडियोस यूट्यूब की मेन स्ट्रेंथ में से एक है। साइट के टॉप 10 सबसे ज़्यादा देखे गए वीडियोस म्यूजिक वीडियोस ही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 91% यूट्यूब म्यूजिक यूजर्स ने पहले कोई रिलेटेड यूट्यूब वीडियो देखा होता है। इसका मतलब अगर टिकटॉक यूट्यूब की म्यूजिक वीडियो मार्केट पर अपना कंट्रोल बढ़ा ले तो ये यूट्यूब से बड़ी अर्निंग्स छीन सकता है। लेकिन सबसे बड़ा रीज़न यूट्यूब का कॉर्पोरेट हो जाना है, जिसने यूट्यूब की क्रिएटिविटी की जान निकाल दी है। टिकटॉक और इंस्टाग्राम अब उन्हीं चीज़ों को कैप्चर कर रहे हैं जिनकी वजह से यूट्यूब इतना सक्सेसफुल हुआ था। टिकटॉक और इंस्टाग्राम में किसी भी यूजर्स के लिए बिना एग्जिस्टिंग फॉलोअर्स के वायरल होना बहुत आसान बना दिया है। ये किसी को भी मिलियंस लोगों के सामने पहुंचा सकता है। शैडो बैनिंग या सेंसरशिप की कोई बात नहीं है। टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे हर कोई अपनी राय रख सकता है। इसी वजह से आज हर रोज 13 टिकटॉक अकाउंट्स 1 मिलियन के पार होते हैं, जबकि यूट्यूब पर सिर्फ 5 यूट्यूबर्स ही रोजाना 1 मिलियन तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर फेमस होना बहुत आसान है। बस आपको एक बढ़िया गाना चाहिए और कुछ एडिटिंग टूल्स इस्तेमाल करना आना चाहिए, फिर आप वायरल हो सकते हैं। और वहीं यूट्यूब पर इतना ट्रैक्शन पाने के लिए महीनों और सालों लग जाते हैं, जबकि एक सिंपल टिकटॉक और इंस्टाग्राम का वीडियो जल्द ही पॉपुलर हो जाता है। और टिकटॉक का ज़बरदस्त इंटरफेस, चालाकी से काम करने वाला एल्गोरिदम और छोटे छोटे डोपामिन चूसने वाले वीडियोस, टिकटॉक एक बहुत ही नशे वाला ऐप बन गया है। ये साफ दिखाता है कि यूट्यूब के राय दबाने, क्रिएटिविटी की अर्निंग्स रोकने और कॉर्पोरेट मीडिया और एडवर्टाइजमेंट को प्रमोट करने की वजह से यूट्यूब अब अपने क्रिएटर्स और ऑडियंस दोनों को खोता जा रहा है। बहुत दुख की बात है कि ज़्यादातर सोशल मीडिया साइट्स के मुकाबले मुझे सच में लगता है कि यूट्यूब कम्युनिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन कुल मिलाकर इसके खुद के एक्शंस इस प्लेटफॉर्म को ख़त्म कर रहे हैं। और टिकटॉक, इंस्टाग्राम जैसे, जिसे मैं बहुत ज़्यादा ख़राब मानता हूँ, अब धीरे धीरे कब्ज़ा कर रहे हैं। और दुख की बात यह है कि इस वक्त मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है भी या नहीं। इसी के साथ थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फॉर अ टाइम।